इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं बिहार प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन क्या है आज के इस वीडियो में, निम्न में से किसमें परिचालन अधिशेष उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए अर्ध निगमित उद्योगों में, बी विदेशों से अर्जित आय में, सी सरकार में, डी सरकारी उद्योगों में। तो परिचालन अधिशेष जो है वह सरकार में उत्पन्न होता है। एक का सही आंसर हो जाएगा बी। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बैंक भिन्न है? व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, औद्योगिक बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो व्यापारिक बैंक जो है इन सब अन्य बैंकों से भिन्न है। व्यापारिक बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्यापारिक बैंक की स्थापना संयुक्त स्कंद कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। वाणिज्यिक बैंकों या व्यापारिक बैंकों का कार्य प्रचालन बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत होता है। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? वह संस्था जो जनता से प्रत्यक्ष जमाओं को स्वीकार करती है और चेकों के माध्यम से ऋणों का भुगतान करती है। ऐसे बैंक को या ऐसी संस्था को व्यापारिक बैंक कहा जाता है। व्यापारिक बैंक के कार्य क्या क्या हैं? तो व्यापारिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करती है। जमा स्वीकार में व्यापारिक बैंक 3 प्रकार की जमाओं को स्वीकार करती है, मांग जमा, बचत जमा और समय जमा। इसके अलावा आवर्ती जमा को स्वीकार करती है और व्यापारिक बैंकों के कार्यों में ऋण प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। व्यापारिक बैंकें अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा व्यापारिक बैंकों के कार्यों में साख सृजन व्यापारिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकें अपनी प्रारंभिक जमाओं की तुलना में कई गुना मुद्रा लोगों को प्रदान करती हैं। उसी के माध्यम से व्यापारिक बैंक साख सृजन करती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति प्रभावित हो जाती है और इससे व्यापारिक बैंक अपने लाभ को कई गुना बढ़ा लेते हैं। व्यापारिक बैंक मुख्य रूप से साख सृजन के लिए प्राथमिक जमाओं पर निर्भर करती है। अगर प्राथमिक जमाएं बढ़ती हैं तो साख सृजन बढ़ता है और अगर प्राथमिक जमाएं घटती हैं तो साख सृजन घटता है। साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक करती हैं, जबकि साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो इन सब बैंकों से भिन्न जो है वह है व्यापारिक बैंक। 2 का सही आंसर ए है। 3 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण बैंकों के संचालन में कौन से बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, लीड बैंक। तो ग्रामीण बैंकों के संचालन में मुख्य रूप से आरबीआई की भूमिका होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बी ऑप्शन में है। 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने कार्य प्रारंभ किया था। आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं जान लेते हैं। आरबीआई के कार्यों में आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, सरकार का बैंक कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करने वाली संस्था कहा जाता है, करेंसी निर्गमन का एकाधिकार आरबीआई के पास है, मौद्रिक नीति लागू करने का कार्य आरबीआई का है, मुद्रा बाजार पर नियमन एवं नियंत्रण का कार्य आरबीआई करती है, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण का अधिकार आरबीआई के पास है। इसके अलावा साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई करती है। साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई गुणात्मक एवं परिमाणात्मक 2 तरीकों को प्रयोग में लाकर करती है। इसके अलावा विभेदीकृत ब्याज योजना के तहत कमजोर वर्गों तक ऋण पहुंचाने का कार्य आरबीआई करती है। 1999 से आरबीआई द्वारा केवाईसी योजना प्रारंभ की गई। तो यह
कार्य जो है आरबीआई द्वारा किए जाते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों का कौन सा कार्य नहीं है? ऋण प्रदान करना, जमाएं प्राप्त करना, एजेंसी कार्य, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। तो व्यापारिक बैंक ऋण प्रदान करती हैं, जमाएं प्राप्त करती हैं, एजेंसी का कार्य करती हैं। यह तीनों ABC 3 कार्य जो हैं व्यापारिक बैंक के कार्य हैं। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, यह कार्य जो है आरबीआई का है। 4 का सही आंसर डी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ बैंक का नाम क्या है? उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ बैंक का नाम आईडीबीआई है। आईडीबीआई ए ऑप्शन में है। बड़े उद्योगों को ऋण देने वाली शीर्ष संस्था जो है आईडीबीआई है। इसके अलावा आईएफसीआई उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य करती है। एसएफसी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन राज्य वित्त निगम अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण प्रदान करती है। और सिडबी लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करती है। तो उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ बैंक जो है आईडीबीआई है। आईडीबीआई ए ऑप्शन में है। लीड बैंक स्कीम प्रारंभ हुई 1965 में, 1969 में, 1971 में, 1973 में। तो लीड बैंक स्कीम का प्रारंभ 1969 में हुआ था। 6 बी सही है। लीड बैंक का प्रारंभ जो है नरीमन कमेटी के सुझाव पर हुआ था। लीड बैंक की स्थापना का उद्देश्य जो है भारत में बैंकिंग शाखाओं एवं साख का तेज गति से विस्तार करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक सेवा मिल सके और बैंक सेवा से आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक की स्थापना का सुझाव नरीमन समिति द्वारा दिया गया था। लीड बैंक उस जिले के शाखा और साख का विस्तार करने का कार्य करेगी। यह स्कीम 1969 में चालू की गई थी। तो 6 का सही आंसर बी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, बैंक में साख के तत्व कौन से होते हैं? विश्वास, वस्तु व सेवा का हस्तांतरण, भविष्यता। तो विश्वास, वस्तु या सेवा का हस्तांतरण और भविष्यता जो है यह बैंक साख के तत्व हैं। यह डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण का मुख्य आधार क्या है? व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण का मुख्य आधार जो है वह नगद मुद्रा है। नगद मुद्रा को साख का मुख्य आधार माना जाता है। इसके अलावा जो साख निर्माण का कार्य वाणिज्यिक बैंक हैं वह प्राथमिक जमाओं के आधार पर भी करती हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई करती है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, नीति आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो साख नियंत्रण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के कार्य के लिए 2 तरीके प्रयोग में लाती है। कौन कौन से 2 तरीके हैं? परिमाणात्मक तरीका और गुणात्मक तरीका। परिमाणात्मक तरीके में क्या क्या कौन कौन से तरीके आते हैं? बैंक दर, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, CRR, SLR को परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा गुणात्मक साख नियंत्रण में कौन कौन से तरीके आते हैं? गुणात्मक साख नियंत्रण में मार्जिन निर्धारण, प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रचार प्रसार, उधार राशि नियंत्रण और उपभोक्ता साख नियंत्रण को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि है। बाकी खुले बाजार की क्रियाएं परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि है। बैंक दर यह भी परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि है। और संविधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन यह भी
परिमाणात्मक शाख नियंत्रण की विधि। तो 10 का सही आंसर बी है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्विधातुमान को अपनाया गया था किस वर्ष? 1772, 1875, 1914, 1930। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्विधातुमान 1772 ईस्वी में अपनाया गया था। 11 ए सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण धातुमान को भारत में अपनाया गया 1927 में, 1914 में, 1858 में, 1900 में। तो स्वर्ण धातुमान भारत में 1927 में अपनाया गया था। 12 का सही आंसर ए है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण विनिमयमान अपनाने वाला विश्व का पहला देश था, कौन सा था? ब्रिटेन, यूएसए, हालैंड या नीदरलैंड, फ्रांस। तो स्वर्ण विनिमयमान विश्व में सबसे पहले हालैंड या नीदरलैंड द्वारा अपनाया गया था। 13 सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्वर्णमान में सोने के सिक्के चलन में नहीं होते हैं? स्वर्ण करेंसी मान, स्वर्ण धातु मान, स्वर्ण समता मान, कोई नहीं। तो स्वर्ण समता मान में सोने के सिक्के चलन में नहीं होते। 14 सी सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, हिल्टन यंग आयोग का संबंध निम्न में से किससे था? भारत में रजत मान अपनाए जाने से, भारत में स्वर्ण मान अपनाए जाने से, भारत में स्वर्ण विनिमय मान अपनाए जाने से, कोई नहीं। तो यंग हिल्टन आयोग का संबंध भारत में स्वर्ण विनिमय मान अपनाए जाने से था। 15 स्वर्ण विनिमय मान, स्वर्ण धातुमान अपनाए जाने से था। 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? 1 मार्च 2006, 2005, 2004। तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था। 16 सी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन डी बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में खरीफ की फसल के समय हुई थी, अर्थात कह सकते हैं चावल एवं मक्का की फसल के समय भारत में हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी। हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं एवं मोटे अनाजों पर अधिक केंद्रित रहा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। 17 ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का लाभ किस फसल को नहीं हुआ? तिलहन, गेहूं, बाजरा, मक्का। तो भारत में तिलहन को हरित क्रांति का लाभ नहीं हुआ। ए सही हो जाएगा 18। 19 नंबर क्वेश्चन, 1979 में किसने जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की खोज की? तो मैरिश डीमैरिश द्वारा 1979 में जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की खोज की गई। मैरिश डीमैरिश ने 23 विकसित एवं विकासशील देशों का अध्ययन किया तथा जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता को मिलाकर PQLI जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया। PQLI का अधिकतम मूल्य 100 रखा गया और न्यूनतम मूल्य 1 रखा गया। तो PQLI के खोजकर्ता मैरिश डीमैरिश को माना जाता है। महबूब उल हक को HDI का निर्माणकर्ता माना जाता है। किस वर्ष में UNDP लगातार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है? 1992, 93, 94, कोई नहीं। तो UNDP द्वारा वर्ष 1990 से लगातार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। HDI के गठन का श्रेय जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके सहयोगी AK सेन तथा सिंगर एवं हंस को जाता है। HDI में मुख्य रूप से 3 आयाम लिए जाते हैं। कौन कौन से 3 आयाम हैं? 3 आयामों में ज्ञान, जीवन प्रत्याशा और
प्रति व्यक्ति आय, ज्ञान, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है। अगर मानव विकास सूचकांक 2022 की बात की जाए तो भारत की जो रैंक थी 132वें नंबर की थी 191 देशों में, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान की गिरावट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह 2022 में रैंक 132 थी और 2021 में जो रैंक प्राप्त हुई थी भारत को 131वां रैंक प्राप्त हुआ था 191 देशों में। 2022 में भारत को जो अंक मिले थे वह 0.633% अंक प्राप्त हुए थे। शीर्ष स्थान पर नॉर्वे को रखा गया और नीदरलैंड सेकेंड नंबर पर आया। पहले नंबर पर नॉर्वे का स्थान आया था। तो 1990 से लगातार मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जा रही है। निम्न चित्र में प्रदर्शित है, इस चित्र में क्या प्रदर्शित है? इस चित्र में प्रदर्शित है पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग के लिए मांग की लोच 0 होती है, ईडी बराबर 0 ए सही हो जाएगा। और पूर्णतः लोचदार मांग के लिए मांग की लोच कैसी होती है? अनंत होती है। तो चित्र में क्या दिखाया गया है? ईडी बराबर 0, ईडी बराबर 0 ए ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा 21। 22 नंबर क्वेश्चन, कार्टेल किस बाजार का भाग है? एकाधिकृत प्रतियोगिता, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, कोई नहीं। तो कार्टेल जो है इस ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नहीं है जिस बाजार का भाग है। कार्टेल मुख्य रूप से अल्पाधिकारी या अल्पाधिकार बाजार का भाग है। अगला क्वेश्चन, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम कब लागू किया गया था? कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में एफआरबीएम एक्ट बना। एफआरबीएम एक्ट जब पारित हुआ था 2003 में पारित हुआ था और एफआरबीएम एक्ट लागू किया गया था वर्ष 2004 में। 2004 ए बी सी डी किसी ऑप्शन में नहीं है तो कोई नहीं हो जाएगा। 23 नंबर का एफआरबीएम एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 2004 में लागू हुआ था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 24 भी सही है। 25 जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कौन सा है? 1971, 1931, 1921, 1941। तो 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 में जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी, इसलिए 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न विगत में आयोजित जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं के पेपरों से यह क्वेश्चन लिए गए हैं और आगामी आने वाली परीक्षा में यह क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।